एंड वेलकम बैक एवरीवन। होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। ये हमारा आज का नया सेशन है। हम लोग BTSC डेंटल सर्विसेज एग्जामिनेशन के सिलेबस रिवीजन कर रहे हैं इन सारे वीडियोस लेक्चर्स में। और हमने शुरू किया था कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री एंड एंडोडोंटिक्स के सिलेबस से, और हमने अभी तक कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री एंड एंडोडोंटिक्स में डेंटल केरीज, फंडामेंटल्स ऑफ टूथ प्रिपरेशन एंड पल्प प्रोटेक्शन, वाइटल पल्प थ्योरी, पल्पोटमी, अपेक्सिफिकेशन, इन सारे लेक्चर्स देख लिए हैं और इन सब का MCQ भी हम लोगों ने ट्राई कर लिया है। अब जो हम लोग शुरू करने वाले हैं वो होगा हमारा टॉपिक रेस्टोरेशंस इन डेंटिस्ट्री एंड रेस्टोरेटिव मटेरियल। ये बस एक सिंपल सी लाइन है, रेस्टोरेशंस इन डेंटिस्ट्री एंड रेस्टोरेटिव मटेरियल, लेकिन ये एक बहुत वास्ट टॉपिक है। रेस्टोरेटिव मटेरियल अपने आप में हमें सारे मटेरियल्स के बारे में पढ़ना है। तो अमलगम के बारे में, कंपोजिट, GIC, गोल्ड रेस्टोरेशंस, इन सब के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना होगा। एज वेल एज रेस्टोरेशंस इन डेंटिस्ट्री क्या भी हमें डिटेल में पढ़ना होगा। तो शुरू हम लोग रेस्टोरेटिव मटेरियल से करेंगे और इसमें भी हम लोग आज अमलगम पढ़ेंगे। अमलगम को हम लोग आज कंप्लीट करेंगे एक लेक्चर में। उसके बाद थोड़े बुलेट पॉइंट बचेंगे जो मैं दूसरे लेक्चर में दूंगी, और उसमें साथ के साथ MCQ भी कराऊंगी। और ऐसे ही फिर हम लोग सारे रेस्टोरेटिव मटेरियल्स को पढ़कर जल्दी से कौन सम अप करेंगे। उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली पेरियो की तरफ जाएंगे और हम लोग पेरियो रिवाइज करेंगे। तो शुरू करते हैं अमलगम को। अमलगम से आज हम लोग शुरू करेंगे, अमलगम एज अ रेस्टोरेटिव मटेरियल। तो व्हाट इज अमलगम? अमलगम क्या है? अमलगम इज अ metallic polycrystalline restorative material composed of a mixture of silver, tin, alloy and mercury। अमलगम क्या एक मेटालिक पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल है। और अमलगम सबसे पहले कब यूज हुआ था? अमलगम सबसे पहले यूज हुआ था 659 AD में। 659 AD में अमलगम सबसे पहले यूज हुआ था, 659 AD में। तो 659 AD में सबसे पहले डेंटल अमलगम यूज हुआ था। डेंटल अमलगम 150 इयर्स से भी पहले से एक सेफ, ड्यूरेबल और अफोर्डेबल मटेरियल है रेस्टोरेटिव डेंटिस्ट्री का। बट रिसेंटली अमलगम का यूज कम हो गया है कंपैरेटिवली दूसरे रेस्टोरेटिव मटेरियल से। ऐसा क्यों? क्योंकि पेशेंट की एस्थेटिक डिमांड अब बढ़ चुकी है। जो हमारी कैविटी प्रिपरेशन है अमलगम के केस में बहुत एक्सटेंसिव होती है, जबकि कंपोजिट और बाकी चीज़ों में हमारी जो कैविटी प्रिपरेशन होती है बहुत कंजर्वेटिव होती है। एंड थर्ड इज मर्क्यूरी टॉक्सिसिटी के कारण भी। तो देखते हैं अमलगम को। अमलगम क्या है? अमलगम इज एन अलॉय ऑफ मर्करी विथ एनी अदर मेटल। अमलगम क्या है? एक अलॉय है मरकरी का, जब मरकरी के साथ किसी दूसरे मेटल्स को मिक्स करते हैं। तो अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन ने अमलगम की क्या डिफिनेशन दी है? अकॉर्डिंग टू ADA, डेंटल अमलगम इज एन अलॉय कंपोज्ड ऑफ मरकरी, सिल्वर, टिन एंड कॉपर along with other metallic elements to improve physical and mechanical properties। ADA कहता है कि डेंटल अमलगम है वो एक अलॉय है मरकरी का along with composed of mercury along with silver, tin and copper। सिल्वर, टिन एंड कॉपर अलॉय होता है। उसके साथ साथ कुछ और मेटलिक एलिमेंट्स भी हम लोग उसमें मिक्स करते हैं। क्यों? टू इम्प्रूव द फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमलगम। अमलगम की फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करने के लिए। तो इसका और इजी अगर डेफिनेशन देखें तो डेंटल अमलगम अलॉयज आर सिल्वर, टिन अलॉयज विद वेरिंग अमाउंट ऑफ कॉपर, जिंक एंड अदर मेटल्स। डेंटल अमलगम में मेजोरली क्या सिल्वर, टिन एलॉयज होता है, और थोड़े थोड़े अमाउंट पे हम लोग कॉपर, जिंक और दूसरे मेटल भी ऐड करते हैं उसकी इम्प्रूव करने के लिए फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को। तो ये मरकरी में सिल्वर, टिन एलॉयज अलॉन्ग विद वेरिंग अमाउंट ऑफ कॉपर, जिंक। हु डिस्क्राइब अमलगम एज अ फिलिंग मटेरियल? अमलगम को किसने एज अ फिलिंग मटेरियल यूज किया? जोहान्स स्ट्रोकर्स ने 1528 में अमलगम को एज अ फिलिंग मटेरियल यूज किया। तो नेम याद रखना आप, जोहान्स स्ट्रोकर ने अमलगम को एज अ फिलिंग मटेरियल यूज किया था। और कब? 1528 में। बट हु इज नोन एज फादर ऑफ अमलगम? लुइस निकोलस रेग्नार्ड इज नोन एज फादर ऑफ अमलगम। Who is known as father of amalgam? Louis Nicholas Regnard is known as father of amalgam। ठीक है, दो चीज क्लियर हो गई, किन्होंने पहले यूज किया था और फादर ऑफ अमलगम कौन है। ये दो अलग अलग लोग हैं। ठीक है,
जोहान्स स्ट्रोकर ने पहले अमलगम को यूज किया? एंड फादर ऑफ अमलगम इज लुइस निकोलस रेग्नार्ड। और जो अभी मॉडर्न अमलगम यूज हो रहा है उसका फॉर्मूला किन्होंने डेवलप किया? जीवी ब्लैक ने। याद रखना आप, जीवी ब्लैक ना पहले यूज किया ना वो फादर है। जीवी ब्लैक ने अमलगम का, जो अभी मॉडर्न अमलगम यूज हो रहा है ना, उसका फॉर्मूला जीवी ब्लैक ने दिया था। ये आप याद रखना, ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन हो सकता है ऑप्शन वाले क्वेश्चन में। सिल्वर, टिन, कॉपर, जिंक किसके कितने परसेंटेज हैं, तो आप इसको एक नंबर की तरह याद कर लो। इसका ट्रिक आप ये लगा लो, STCZ अमलगम के जब हमें कंपोजिशन याद करना हो तो आप पहले ध्यान में रख लो STCZ, सिल्वर, टिन, कॉपर एंड जिंक। STCZ, सिल्वर, टिन, कॉपर एंड जिंक। और फिर उसके परसेंटेज याद कर लो, 67, 27 मिलता जुलता सा है। सिल्वर 67, टिन 27 एंड 5 and 1। इजी हो गया आपके लिए। अमलगम की कंपोजिशन जो जीवी ब्लैक ने दी है वो कैसे हम लोग याद करेंगे? STCZ, सिल्वर, टिन, कॉपर एंड जिंक। ओके, और जब हमें परसेंटेज याद करना हो तो 67, 27, 5 and 1 इजी हो गया हमारे लिए। सिल्वर 67 हो गया, टिन 27 हो गया, कॉपर 5% एंड जिंक 1%। यहां पे फिर से आप देख लो एक बार, अमलगम कंसिस्ट ऑफ अमलगम एलॉय एंड मरकरी। और एक तो अमलगम में क्या होता है, अगर अमलगम का कंपोजिशन हमसे पूछा जाए, और ऑप्शंस वेरियस अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, तो अमलगम कंसिस्ट ऑफ अमलगम एलॉय एंड मरकरी। तो जो अमलगम एलॉय है उसमें क्या क्या होता है? अमलगम एलॉय में सिल्वर टिन की एलॉय होती है। अमलगम एलॉय में सिल्वर टिन की एलॉय होती है, और अलग अलग कंपोजिशन में कॉपर, जिंक, इंडियम और पैलेडियम कुछ भी यूज कर सकते हैं। ये इंडियम और पैलेडियम ना मरकरी को रिप्लेस करके यूज किया जाता है, ये मैं बाद में डिटेल में बताऊंगी आपको। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अमलगम कंसिस्ट ऑफ व्हाट, तो अगर ये पूछ लिया जाए कि अमलगम एलॉय जो है वो क्या कंसिस्ट, उसमें क्या कंस्टिट्यूएंट होते हैं, तो सिल्वर टिन की एलॉय होती है, और फिर वैराइंग डिग्री में कॉपर होते हैं, जिंक होते हैं, इंडियम और पैलेडियम होता है। ओके, अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अमलगम में। चैप्टर बहुत वास्ट और डिटेल्ड है, लेकिन हम लोग एमसीक्यू के नज़रिए से पढ़ेंगे तो शॉर्ट में, और जो इम्पोर्टेंट है ना बस वही पढ़ेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अमलगम में कॉपर कंटेंट के बेसिस पे लो कॉपर कंटेंट अमलगम एंड हाई कॉपर कंटेंट अमलगम, ठीक है, कॉपर कंटेंट के बेसिस पे। तो लो कॉपर कंटेंट अमलगम में कितने कॉपर होते हैं? 2 to 6%। लो कॉपर कंटेंट अमलगम जो हम यूज करने जाएंगे उसमें जो कॉपर की कंस्टिट्यूएंट होगा वो 2 to 6% होगा। हाई कॉपर कंटेंट में 12 to 30%। हाई कॉपर कंटेंट में, अमलगम के हाई कॉपर कंटेंट में कॉपर का जो कंस्टिट्यूएंट होगा वो कितना पार्ट होगा? 12 to 30% के रेंज में होगा। बेस्ड ऑफ जिंक कंटेंट, तो जिंक बहुत माइन्यूट रेंज में होता है, ठीक है। जिंक कंटेनिंग जो होगा ना उसमें 0.01 to 1% जिंक होता है। एक आप याद कर लो, दूसरा खुद याद हो जाएगा। जिंक फ्री में लेस देन 0.1% जिंक। जिंक कंटेनिंग अमलगम में जो रेंज होती है वो 0.01 to 1% होती है, जबकि जिंक फ्री में लेस देन 0.1%। अब हमारा बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ एलॉय मेटल्स। एलॉय मेटल्स हैं कितने, उसके बेसिस पे, कितने एलॉय मेटल्स मिक्स हैं अमलगम में उसके बेसिस पे होता है बाइनरी एलॉयज। तो बाइनरी मतलब 2, तो जो बाइनरी एलॉयज वाले अमलगम होंगे उनमें 2 मेटल होते हैं, सिल्वर और टिन। टर्शियरी में क्या करते हैं हम लोग, सिल्वर टिन रहेगा ही, उसके साथ कॉपर ऐड कर देते हैं। क्वार्टरनरी में 4 मेटल्स होते हैं, क्वार्टरनरी 4, तो सिल्वर टिन होता है, कॉपर है ही, उसके साथ जिंक ऐड कर देते हैं। अभी सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल एलॉयज कौन से अमलगम के हम लोग यूज करते हैं? क्वार्टरनरी वाले। क्वार्टरनरी एलॉयज आर मोस्ट एक्सेप्टेबल नाउअडेज। तो क्वार्टरनरी वाले में क्या क्या होते हैं एलॉयज कंटेंट? सिल्वर, टिन, कॉपर, जिंक, चारों होते हैं। और इसमें कौन कितना परसेंटेज होगा ये भी मैंने आपको भी याद करवा दिया है। STCZ में 67, 27, 5, 1 ये हो गया हमारा, इतना काफी है क्लासिफिकेशन ऑफ अमलगम में। अब प्रॉपर्टीज ऑफ
कंस्टिट्यूएंट ऑफ अमलगम मेटल। अब ये जो क्वार्टरनरी वाले या बाइनरी वाले जितने भी हैं, सिल्वर, टिन, कॉपर, जिंक, इन सारे की क्या प्रॉपर्टीज है, क्यों हमने इन्हें अमलगम में ऐड किया है। तो जो सिल्वर ऐड कर रहे हो आप अमलगम में, उससे क्या हो रहा है, अमलगम में अमलगम की स्ट्रेंथ बढ़ती है, टार्निश एंड कोरोजन रेजिस्ट कराते हैं ये फिलिंग के अंदर, एंड रिड्यूसेस सेटिंग टाइम। आपको ज़्यादा अमलगम की फिनिशिंग एंड पॉलिशिंग के लिए ज़्यादा टाइम मिल जाता है, सेटिंग टाइम रिड्यूस हो जाती है। तो सिल्वर का के क्या बेनिफिट्स हैं, स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा, ये रेजिस्ट करेगा टार्निश एंड कोरोजन को, एंड रिड्यूस करेगा सेटिंग टाइम को। कॉपर के क्या फायदे, इट रिड्यूसेस क्रीप। व्हाट इज क्रीप, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ अमलगम इज नोन एज क्रीप। ये भी आगे आएगा, डिफाइन करूंगी मैं इसको। कॉपर क्या करता है, कॉपर, सी फॉर क्रीप, मिलता जुलता है। कॉपर क्रीप को रिड्यूस करता है, टार्निश एंड कोरोजन रिड्यूस करेगा, एंड यूनिफॉर्म कॉम्बिनेशन ऑफ अलॉय, मतलब जो अलॉय के मटेरियल्स के साइज है ना, उनकी यूनिफॉर्म मिक्सिंग होगी, यूनिफॉर्म कम्बिनेशन ऑफ अलॉय। क्या होगा कि जो सारे लार्ज साइजेस के पार्टिकल्स हैं उनको स्मॉलर, एवरेज साइज से स्मॉलर साइज में तोड़ के फिर यूनिफॉर्म मिक्सिंग कराएगा। टिन हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर टिन कंपाउंड। टिन क्या करता है, सिल्वर टिन कंपाउंड की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। टिन का एक इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि इट कंट्रोल्स द रिएक्शन बिटवीन सिल्वर एंड मर्करी एंड इन्फ्लुएंसिंग इट्स स्ट्रेंथ, हार्डनेस, रेजिस्टेंस इन ओवरऑल प्रॉपर्टीज। तो टिन के क्या फायदे हैं, टिन हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ टिन सिल्वर कंपाउंड। ये टिन, जब टिन और सिल्वर कंपाउंड फॉर्म होता है ना, तो गामा 2 फेज इफेक्ट होता है इससे, गामा 2 फेज भी आगे आएगा। इट रिटार्ड्स द रिएक्शन, रिड्यूसेस द स्ट्रेंथ। इसका मतलब ये नहीं, रिड्यूसेस द स्ट्रेंथ का मतलब ये नहीं कि ये बहुत स्ट्रेंथ रिड्यूस कर देगा। हार्डनेस एंड सेटिंग एक्सपेंशन, फॉर्मेशन ऑफ गामा फेज, यहीं पे आ गया गामा फेज। टिन जो है ना वो गामा फेज का फॉर्मेशन कराता है। कंट्रोलिंग द रिएक्शन बिटवीन सिल्वर एंड मरकरी, गामा फेज क्या है, ये सिल्वर और मरकरी के बीच का जो रिएक्शन है उसको ये कंट्रोल करता है, जिसके वजह से हमारी जो रेस्टोरेशन है उसकी स्ट्रेंथ, हार्डनेस, रेजिस्टेंस टू टार्निश एंड कोरोजन, सारी प्रॉपर्टीज जो है वो और अच्छी हो जाती है। ठीक है, गामा 2 फेज है ना, वो बहुत ही लिक्विडी सा फेज होता है, उसकी वजह से जो रेस्टोरेटिव मटेरियल है उसकी स्ट्रेंथ कम होती है, तो ये गामा फेज को कंट्रोल करता है टिन। एमसीक्यू के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट है, जिंक। स्कैवेंजर ऑफ अमलगम किसको कहते हैं, स्कैवेंजर ऑफ अमलगम जिंक को कहते हैं। और ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि जब अमलगम की मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है ना, उस टाइम पे इट प्रिवेंट्स द ऑक्सीडेशन ऑफ अदर मेटल्स इन द अलॉय ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग सच एज टिन, सिल्वर एंड कॉपर। तो स्कैवेंजर्स ऑफ अमलगम जिंक, स्कैवेंजर्स ऑफ अमलगम जिंक को कहते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में जो सिल्वर, टिन और कॉपर हैं उनकी ऑक्सीडेशन को जिंक जो है वो प्रिवेंट करता है, उनकी ऑक्सीडेशन नहीं होने देता है। लेकिन उसके साथ साथ जिंक का एक डिसएडवांटेज भी है, वो है डिलेड एक्सपेंशन ऑफ अमलगम। अमलगम के लिए ये दो चीज इंपॉर्टेंट है, एक तो स्कैवेंजर, दूसरा डिलेड एक्सपेंशन। तो डिलेड एक्सपेंशन कब होता है, जब अमलगम हम लोग कैविटी में रीस्टोर कर देते हैं, जब अमलगम की रेस्टोरेशन हम लोग कैविटी में कर देते हैं, उसके 3 से 5 दिन बाद ड्यू टू कंटामिनेशन ड्यूरिंग रेस्टोरेशन, 3 से 5 दिन बाद डिलेड एक्सपेंशन होता है। क्यों, जब रेस्टोरेशन के टाइम में अगर कोई भी सलाइवरी कंटामिनेशन या कुछ भी कंटामिनेशन हो जाए तो डिलेड एक्सपेंशन होगा 3 से 5 दिन के बाद रेस्टोरेशन के। तो क्या हो रहा है डिलेड एक्सपेंशन में, वेयर जिंक containing alloy if contaminated with moisture during trituration or condensation, zinc gives rise to delayed or secondary expansion। जब जिंक कंटेनिंग अलॉय जो है वो कंटामिनेट हो जाएगा मॉइस्चर से ट्राइचुरेशन या कंडेंसेशन के टाइम में,
तो डिलेड एक्सपेंशन या सेकेंडरी एक्सपेंशन होगा। और ऐसे क्यों होता है? क्योंकि ना वो हाइड्रोजन गैस का एक्यूमुलेशन हो जाता है रेस्टोरेशन के अंदर, जिसकी वजह से पेन होगा, सेंसिटिविटी होगी एंड रेस्टोरेशन जो है कैविटी से प्रोट्रूड कर जाएगा, रेस्टोरेशन कैविटी से उठ जाएगा। तो पेन होगा, सेंसिटिविटी होगी एंड रेस्टोरेशन कैविटी से प्रोट्रूड कर जाएंगे। तो उसकी वजह से जो भी एसोसिएटेड आप सोच सकते हो कि अगर आपका रेस्टोरेशन किसी फिल्ड कैविटी से ऑक्लूजल सरफेस से ऊपर उठ चुका है तो क्या क्या डिसएडवांटेजेस या हार्म्स होंगे, वो सब होंगे। तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, ठीक है। तो डिलेड एक्सपेंशन होता है, 3 से 5 दिन बाद होता है। जिंक की कंटामिनेशन ट्राइचुरेशन या कंडेंसेशन के टाइम हो जाए तो होता है। इंडियम के क्या फायदे? इंडियम क्या करता है? इट डिक्रीजेस द evaporation of mercury and the amount of mercury required to wet the alloy particles, thus reducing the chances of mercury toxicity. इंडियम जो है वो मरकरी की एवापोरेशन को प्रिवेंट करता है, डिक्रीज करता है। और नॉर्मली अमलगम में 50% मरकरी जाती है, तो ये मरकरी के ना अमाउंट को भी रिड्यूस करता है, जिसकी वजह से जो है चांस ऑफ मर्क्यूरी टॉक्सिसिटी रिड्यूस हो जाती है। तो अब अभी तक हमने पढ़ा कि डेंटल अमलगम में मर्क्यूरी तो होता ही है 50%, उसके साथ एलॉय होते हैं, ठीक है, उसके साथ मेटलिक अलॉयज होते हैं। तो क्या हम डेंटल अमलगम में से मर्क्यूरी को रिमूव कर सकते हैं फिर भी वो डेंटल अमलगम रहेगा? तो हाँ, रिसेंटली ऐसी चीज़ें हैं कि डेंटल अमलगम में मर्क्यूरी को रिप्लेस करके हम लोग गैलियम एलॉय यूज़ कर सकते हैं। तो गैलियम एलॉयज आर मरकरी फ्री डायरेक्ट फिलिंग एलॉयज। 2 ऑप्शन है, अमलगम, ऐसा अमलगम जिसमें मरकरी ना हो, वो क्या है? गैलियम एलॉयज एंड मरकरी फ्री डायरेक्ट फिलिंग एलॉयज। ये 2 एग्जांपल हुए अमलगम के, मरकरी फ्री अमलगम का। गैलियम एलॉयज आर मेड अप ऑफ सिल्वर एंड टिन पार्टिकल्स इन गैलियम इंडियम लिक्विड। अभी तक मरकरी लिक्विड का यूज हो रहा था, अब क्या होता है कि गैलियम इंडियम लिक्विड में ना सिल्वर टिन पार्टिकल्स के जो है हम लोग एलॉय ऐड करते हैं। और यहाँ पे सब्सटीट्यूशन क्या हो रही है मरकरी की जगह? गैलियम और इंडियम की। ये क्वेश्चन आ सकता है कि आप अमलगम में मरकरी की जगह हम लोग क्या सब्सटीट्यूशन यूज करते हैं? तो गैलियम और इंडियम यूज करते हैं। लेकिन गैलियम और इंडियम के ना कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। क्या है? सरफेस रफनेस होगा, मार्जिनल डिस्कलरेशन होता है, एक्सपेंशन लीडिंग टू टूथ फ्रैक्चर। एक्सपेंशन इतना ज़्यादा हो सकता है कि टूथ फ्रैक्चर भी हो जाए, तो इनके अपने डिसएडवांटेज है। दूसरा, सेटिंग रिएक्शन। सेटिंग रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके हर एक फेज में क्या क्या हो रहा है हमें बस ये पता होना चाहिए। पूछेगा तो बस यही पूछ सकता है कि गामा फेज में क्या हो रहा हो, गामा 1 फेज में क्या हो रहा होगा, या गामा 2 फेज में क्या हो रहा होगा। तो इसको हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे। गामा फेज में क्या होता है? सिल्वर टिन फेज। गामा फेज को क्या कहते हैं? सिल्वर टिन फेज। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फेज होता है मरकरी अमलगम में रिएक्शन में। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फेज क्या होता है? गामा फेज होता है। इसको हम लोग सिल्वर टिन फेज भी कहते हैं। सेकेंड इज गामा 1 फेज। अभी सिल्वर टिन फेज था गामा में, गामा 1 में क्या हो रहा है? सिल्वर मरकरी फेज, नॉबलेस्ट फेज। विच इज द नॉबलेस्ट फेज ऑफ मरकरी अमलगम सेटिंग रिएक्शन? गामा 1 फेज इज द नॉबलेस्ट फेज। और इसमें क्या होता है? सिल्वर मरकरी फेज। गामा 2 फेज, दैट इज टिन मरकरी फेज। इट इज लीस्ट रेजिस्टेंट टू टार्निश एंड कोरोजन, लेकिन वीकेस्ट फेज होता है। गामा 2 फेज जो होता है वो वीकेस्ट फेज होता है। इसमें टिन एंड मरकरी फेज होता है। गामा 2 फेज इज टिन एंड मरकरी फेज, जो कि वीकेस्ट फेज होता है, लेकिन गामा 2 फेज ही लीस्ट रेजिस्टेंट टू टार्निश एंड कोरोजन है। एप्सिलॉन इज कॉपर टिन फेज। ईटा इज मोर कोरोजन रेजिस्टेंट एंड स्ट्रॉन्गर देन गामा 2 फेज। ठीक है, गामा 1, गामा 1, गामा 2, एप्सिलॉन एंड एटा, ये सारे फेज आपको समझ में आ गए। स्ट्रॉन्गेस्ट फेज कौन सा है? गामा, सबसे पहला वाला, सबसे स्ट्रॉन्ग गामा। सबसे शरीफ, सबसे नॉबलेस्ट फेज कौन सा है? गामा 1। गामा 2 जो है वो वीकेस्ट फेज है। ईटा जो है वो कोरोजन रेजिस्टेंट एंड स्ट्रॉन्गर है गामा 2 से भी ज्यादा। यहां तक क्लियर हो गया हमें? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमलगम।
सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी? डायमेंशनल चेंज, स्मॉल अमाउंट ऑफ कंट्रैक्शन अगर्स इन फर्स्ट हाफ एन आवर आफ्टर ट्राइचुरेशन। ट्राइचुरेशन के बाद थोड़ा सा कंट्रैक्शन होता है हमारी अमलगम में। तो ट्राइचुरेशन क्या है? ट्राइचुरेशन है मिक्सिंग ऑफ अमलगम एलॉय पाउडर विथ मरकरी। मरकरी के साथ जो अमलगम एलॉय पाउडर है उसको अच्छे से मिक्स करते हैं और एक वर्केबल अमलगम, एक ऐसा अमलगम मिक्स बनाते हैं जो कि कैविटी में अच्छे से रिस्टोर हो पाए, उसकी फिनिशिंग, पॉलिशिंग, कार्विंग सब इजी हो पाए। ठीक है, तो ट्राइचुरेशन कैसे हम लोग करते हैं? ट्राइचुरेशन दो तरीके से कर सकते हैं। पहला, मैनुअली भी कर सकते हैं या फिर मैकेनिकली भी कर सकते हैं। मैनुअली ट्राइचुरेशन कैसे करते हैं? मोटर एंड पेसल के थ्रू, और दूसरा मैकेनिकली अमलगमेटर के थ्रू करेंगे हम लोग। तो ट्राइचुरेशन का फायदा क्या होता है कि एक होमोजेनस वर्केबल मास अमलगम का हम लोग बना पाते हैं। ऑक्साइड लेयर जो होती है एलॉय पार्टिकल्स से वो रिमूव होता है उससे, जिससे मरकरी और एलॉय पार्टिकल्स पे जो ऑक्साइड लेयर हैं वो रिमूव होते हैं, तो मरकरी और एलॉय पार्टिकल्स अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। और जब हम लोग उसको अमलगमेटर में या फिर मोटर पेसल में मिक्स करते हैं ना, तो जो एलॉय पार्टिकल्स के जो साइज होते हैं ना वो भी मिनिमाइज हो जाते हैं, वो भी छोटे हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, तो और अच्छे से अमलगमेशन हो पाता है हमारा। तो पहला प्रॉपर्टी अमलगम का क्या है? डायमेंशनल चेंज। कंट्रैक्शन होता है हमारे अमलगम में आधे घंटे बाद, ट्राइचुरेशन के आधे घंटे बाद जो है वो कंट्रैक्शन होगा हमारे अमलगम में। ओवर ट्राइचुरेशन काउजेस कंट्रैक्शन। तो ट्राइचुरेशन में अब ज्यादा ट्राइचुरेशन अगर कर दिया जाए तो कंट्रैक्शन होगा। जितना ज्यादा ट्राइचुरेट करके मरकरी हम लोग कंडेंसेशन में क्या करेंगे, जितना ज्यादा हम लोग मरकरी रिमूव करेंगे उतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगा। Delayed expansion. If zinc containing amalgam comes in contact with moisture, it can result in delayed expansion after 3 to 5 days of restoration. Occurs due to formation of zinc oxide and hydrogen gas when zinc reacts with water. अभी delayed expansion मैंने पीछे बताया था क्यों होता है। Delayed expansion zinc oxide and hydrogen gas की वजह से होता है। पहला, अगर ओवर ट्राइचुरेशन कर दिया जाए तो क्या होगा? कंट्रैक्शन होगा। जितना ज्यादा कंडेंसेशन में मरकरी रिमूव करेंगे हम लोग एक सेट लिमिट से ज्यादा, उतना ज्यादा कंट्रैक्शन होगा। मर्क्यूरोस्कोपिक एक्सपेंशन। जब मरकरी का रिएक्शन एलॉय पार्टिकल्स के साथ हो तो इसको मर्क्यूरोस्कोपिक एक्सपेंशन बोलते हैं। ये सिर्फ लो कॉपर अमलगम में ये प्रॉपर्टी दिखती है हमें, मर्क्यूरोस्कोपिक एक्सपेंशन। काउजेस क्या है मर्क्यूरोस्कोपिक एक्सपेंशन के? फेलियर टू स्क्वीज आउट एक्सेस मरकरी, इनएडिकेट कंडेंसेशन। कंडेंसेशन इनएडिकेट होगा तो ही आप एक्सेस मरकरी एक्सक्यूज आउट नहीं कर पाओगे। इंक्रीज मरकरी एलॉय रेशियो, या फिर मरकरी एलॉय रेशियो जो है वो इंक्रीज हो जाए। इसके कंसिक्वेंस क्या होंगे मर्क्यूरोस्कोपिक एक्सपेंशन के? रैग्ड एजेस, uneven edges due to small unsupported ledges of amalgam formation which can fracture during a function। ठीक है, आप समझ गए। आप रैग्ड एजेस होगा। रेस्टोरेशन के जो हम फिनिशिंग एंड पॉलिशिंग में एक बहुत ही स्मूथ एज चाहते हैं ना, उसकी जगह रैग्ड एजेस हो जाएंगे। ठीक है, उसकी जगह थोड़े थोड़े छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स जो हैं हमारे रेस्टोरेशन के एजेस पे आ जाएंगे, जो कि किसी भी फ्रैक्चर फंक्शन के टाइम फ्रैक्चर कर जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही थिन से होंगे, अनसपोर्टेड होंगे, तो ये फ्रैक्चर कर जाएंगे। Compressive strength. Strength of amalgam takes 24 hours to reach maximum. In first hour, only 40 to 60% of its maximum compressive strength is achieved. तो ये क्वेश्चन मटेरियल हो गया कि अमलगम की मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कब अचीव होती है? 24 आवर के बाद। मैक्सिमम रिच कब होती है? 24 आवर के बाद। और पहले घंटे में कितनी? बस 40 to 60% कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अचीव होती है रेस्टोरेशन के पहले घंटे में अमलगम के, और मैक्सिमम 24 घंटे बाद। ये वाइवा का क्लास होमवर्क का या क्लास में हो रहे क्वेश्चन आंसर का सबसे इंपॉर्टेंट और टॉपिक होता है क्रीप या प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। क्या है क्रीप या प्लास्टिक डिफॉर्मेशन? फ्लोइंग आउट ऑफ अमलगम ओवर द मार्जिन्स रिजल्टिंग इन मार्जिनल डिटेरियोरेशन एंड फ्रैक्चर। क्रीप में क्या होता है? प्लास्टिक, क्रीप को ही प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कहते हैं, जिसमें अमलगम जो है ना वो फ्लो आउट होकर मार्जिन पे आ जाता है, जिसके वजह से फ्रैक्चर होगा या डिटेरियोरेट हो जाएगा हमारा रेस्टोरेशन। हैपेंस इन ऑलरेडी सेट मटेरियल। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है ना,
वो रेस्टोरेशन के तुरंत बाद नहीं होगा, रेस्टोरेशन के बहुत टाइम बाद जो ऑलरेडी सेट मटेरियल है उसमें हमें क्रीप या प्लास्टिक डिफॉर्मेशन देखने को मिलता है। और क्रीप कहाँ होता है? अगर इन लो कॉपर एलॉयज मोर देन हाई कॉपर एलॉयज। लो कॉपर एलॉयज में क्रीप ज़्यादा दिखता है इन कंपैरिजन टू हाई कॉपर एलॉयज। और ऐसा क्यों? क्योंकि हाई कॉपर एलॉय में जो कॉपर टिन के साथ बाइंड करके ईटा फेज फॉर्म करता है, हाई कॉपर एलॉय में कॉपर टिन के साथ बाइंड करके ईटा फेज फॉर्म करता है, जिससे गामा 2 फेज का फॉर्मेशन नहीं होता है। ईटा फेज के क्रिस्टल्स वो स्लिपेज गामा फेज को प्रिवेंट करते हैं एलॉय पार्टिकल्स को इंटरलॉक करके। गामा 1A is a fine grained structure in which particles slide over each other resulting in slipping of grain boundaries near melting temperature of a material। क्या होता है कि हाई कॉपर एलॉय में कॉपर टिन के साथ बाइंड करके ईटा फेज का फॉर्मेशन कर लेता है, जिसमें क्या होता है गामा 2 फेज का फॉर्मेशन नहीं होता है। और ईटा फेज में जो क्रिस्टल्स होते हैं ना, वो गामा 1 फेज को प्रिवेंट कर देते हैं एलॉय पार्टिकल्स को एक दूसरे में इंटरलॉक करके, जिसकी वजह से जो वो पार्टिकल हैं वो स्लिप आउट नहीं होते हैं। और क्रीप के क्या क्या रीजंस हैं? रेसिडुअल मरकरी लेवल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रीप। जितना ज़्यादा मरकरी कंडेंसेशन के बाद रह जाएगा ना, उतना ज़्यादा क्रीप या प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि उतना ज़्यादा जो है हमारी मरकरी मार्जिन्स के साइड जाएंगे, मटेरियल जो है वो फ्री फ्लोइंग रहेंगे, इंटरलॉक नहीं रहेंगे उसमें। मार्जिनल एरियाज शोज मोर क्रीप बिकॉज दे हैव हायर लेवल्स ऑफ रेसिडुअल मरकरी, अभी बताया। डिले बिटवीन ट्राइचुरेशन एंड कंडेंसेशन, क्रीप का दूसरा रीजन क्या है? ट्राइचुरेशन और कंडेंसेशन के बीच में टाइम लैप्स ज़्यादा कर देना। पहला, जितनी ज़्यादा मरकरी उतने ज़्यादा क्रीप के चांसेस। दूसरा, ट्राइचुरेशन और कंडेंसेशन के बीच का टाइम ड्यूरेशन अगर बढ़ा दिया जाए तो क्रीप के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट इज टार्निश एंड कोरोजन। ये एक इम्पॉर्टेंट है। टार्निश एंड कोरोजन वैसे तो किसी भी मेटल के लिए ये हार्मफुल होता है, डिटेरियोरेशन होती है किसी भी मेटल की, लेकिन टार्निश एंड कोरोजन, तो पहले तो टार्निश क्या है? टार्निश से आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि कुछ भी डिस्कलरेशन होना या धब्बा लगना। तो टार्निश इज सरफेस डिस्कलरेशन और ऑल्ट्रेशन इन सरफेस फिनिश और लस्टर। टार्निश में क्या होता है कि जो सरफेस फिनिश और लस्टर है ना, वो डिस्कलर हो जाता है, धब्बे लग जाते हैं। किसी की इमेज टार्निश होना, ऐसा कुछ लाइन सुना होगा आपने। तो टार्निश में क्या होता है? बस सरफेस डिस्कलरेशन होता है। कोरोजन में क्या होता है? एक्चुअल डिटेरियोरेशन ऑफ मेटल होता है। कोरोजन में मेटल एक्चुअली डिटेरियोरेट होता है। इट प्रोसीड्स फ्रॉम आउटर टू इनर सरफेस ऑफ रेस्टोरेशन। और कोरोजन कहाँ से शुरू होता है? आउटर सरफेस ऑफ रेस्टोरेशन से इनर साइड पे। आउटर सरफेस ऑफ रेस्टोरेशन से कोरोजन इनर साइड के साइड जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा रेस्टोरेशन है पोरस हो जाएगा, स्पंजी हो जाएगा एंड डिक्रीज इन स्ट्रेंथ बाय 50%। और स्ट्रेंथ हमारे रेस्टोरेशन की 50% तक कम हो जाएगी। लेकिन अमलगम के केस में कोरोजन का एडवांटेज भी है। क्या एडवांटेज है? इट्स बाय प्रोडक्ट सील्स द प्रिपरेशन मार्जिन रिजल्टिंग इन सेल्फ सीलिंग ऑफ अमलगम। तो अमलगम एक सेल्फ सीलिंग रेस्टोरेटिव मटेरियल इसीलिए बन जाता है कोरोजन के कारण। मार्जिन्स अच्छे से सील होते हैं, जिसकी वजह से फ्लूइड की सीप इन होना, सेकेंडरी कैरीज के चांसेस और मटेरियल के अमलगम की स्ट्रेंथ कम हो जाना, ये सब चांसेस कम हो जाते हैं। क्यों? सेल्फ सीलिंग ऑफ अमलगम ड्यू टू कोरोजन रेस्टोरेशन, कोरोजन ऑफ रेस्टोरेशन। ठीक है। गैल्वेनिक कोरोजन क्या होता है? हाँ, गैल्वेनिक कोरोजन बहुत ही ईजी है। जब आप रेस्टोरेशन दो अपोजिंग टिथ में सेम आर्च में दो अपोजिट रेस्टोरेटिव मटेरियल्स डाल दो, जिसमें एक अमलगम हो और दूसरा कोई और रेस्टोरेशन हो, सच एज गोल्ड रेस्टोरेशन हो, तो वहाँ पे जब दोनों टिथ कांटेक्ट में जाते हैं ना, तो शॉक क्रिएट होता है। इसको बोलते हैं गैल्वेनिक शॉक। तो गैल्वेनिक कोरोजन या गैल्वेनिक शॉक when amalgam comes in contact with dissimilar metal, for example gold restoration,
ड्यू टू लार्ज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ टू मटेरियल्स। और ये शॉक क्यों लग रहा है? क्योंकि इन दोनों मटेरियल्स के बीच का जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ना, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, इसलिए गैल्वेनिक शॉक अमलगम के केस में चांसेस गैल्वेनिक शॉक के होते हैं। तो हमेशा जब अमलगम रेस्टोरेशन कर रहे हो ना, तो फिर जो अपोजिंग टिप की रेस्टोरेशन होती है वो बहुत देख कर करते हैं कि कौन सा मटेरियल हमें अब यूज़ करना है गैल्वेनिक शॉक के कारण। गैल्वेनिक शॉक क्यों होगा? क्योंकि दोनों मटेरियल्स के बीच का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होगा वो बहुत अगर डिफरेंट हुआ तो गैल्वेनिक शॉक पेशेंट्स को फील होता है। बायोकम्पैटिबिलिटी, हम लोग बार बार पढ़ते हैं मर्क्यूरी के केस में मर्क्यूरिक टॉक्सिसिटी, लेकिन अमलगम एक बायोकम्पैटिबल मटेरियल है। अगर उसकी हैंडलिंग बहुत केयरफुली की जाए तो ये एक बायोकम्पैटिबल मटेरियल है और ये प्रूवन फैक्ट है। दूसरा क्या है प्रॉपर्टी? थर्मल कंडक्टिविटी। अमलगम की थर्मल कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। इसकी वजह से जो है ना वो टेम्परेचर चेंज जो है वो रेडली बहुत जल्दी पल्प को फील होता है और पल्प को हार्म होता है। थर्मल कंडक्टिविटी अमलगम की अच्छी होती है, मतलब ज़्यादा होती है, तो जो टेम्परेचर चेंज होता है ना वो पल्प तक रीच करता है। इसीलिए अमलगम के केस में हम लोग पल्प प्रोटेक्शन ज़रूर यूज़ करते हैं। और पल्प प्रोटेक्शन में क्या करते हैं हम लोग? वार्निश लगाते हैं। वार्निश क्या करेगा? डेंटिनल वॉल्स को सील करता है। या फिर हम लोग बेस लगाएंगे पल्पर फ्लोर पे तो उससे पल्प प्रोटेक्शन होगा। वार्निश का काम आप हमेशा याद रखना कि वार्निश जो है वो हम लोग कैविटी के वॉल पे लगाते हैं। क्यों? डेंटिनल ट्यूब्यूल्स को सील करने के लिए। नाउ व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन? Coefficient of thermal expansion micro leakage occurs when there is 2 to 20 micron wide gap between amalgam and tooth structure. क्या होगा कि गैप अमलगम में और टूथ स्ट्रक्चर के बीच में अगर गैप हुआ तो इसके वजह से टूथ डिस्कलरेशन, पल्पल इन्फ्लेमेशन या पोस्ट ऑपरेटिव सेंसिटिविटी होगी। ठीक है, जो हमारा टूथ सरफेस है और जो हमने रेस्टोरेशन की है, इन दोनों के बीच में अगर गैप बच जाए और यहाँ से सीपिंग हो रही हो हार्मफुल नॉक्शियस सब्सटेंसेस की, तो पल्पल इन्फ्लेमेशन, टूथ डिस्कलरेशन या पोस्ट ऑपरेटिव सेंसिटिविटी की कंप्लेन हमें देखने को मिलेगी। और ऐसा क्यों होगा? अगर आपने कंडेंसेशन ठीक से नहीं किया हो तो पुअर कंडेंसेशन टेक्निक काउजेज मार्जिनल वॉइड्स। ठीक से अमलगम को हमने कंडेंस नहीं किया, एक्सेस अमलगम रिमूव नहीं किया, तो लैक ऑफ कोरोशन बाई प्रोडक्ट विच आर नेसेसरी फॉर सीलिंग ऑफ अमलगम। अगर कोरोशन बाई प्रोडक्ट ही फॉर्म नहीं हुए और अमलगम में और रेस्टोरेशन और टूथ की सीलिंग नहीं हुई तो सीपेज होगा, माइक्रो लीकेज होगा। What are the indications of silver amalgam? सिल्वर अमलगम की इंडिकेशन क्या है? रेस्टोरेशन एट एवरी सरफेस वेयर एस्थेटिक इज नॉट अ कंसर्न एंड बल्क कैविटी प्रिपरेशन इज नीडेड। इंडिकेशंस ये है कि हम लोग अमलगम को हर उस जगह पे यूज करते हैं जहाँ पे एक तो एस्थेटिक का कंसर्न ना हो क्योंकि ये टूथ कलर्ड मटेरियल नहीं है, दूसरा बल्क कैविटी की जरूरत हो, हमें बड़ी कैविटी में रेस्टोरेशन करना हो तो अमलगम यूज करते हैं हम लोग। तीसरा क्या है? ये चीप एंड बेस्ट होता है, अफोर्डेबल प्राइस पे होता है। एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अमलगम? ईज ऑफ मैनिपुलेशन, बहुत ईजिली हम लोग इसको चेयर साइड मैनिपुलेट करके कैविटी फिल कर सकते हैं। सेल्फ सीलिंग एबिलिटी ड्यू टू कोरोशन, हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, गुड वियर रेजिस्टेंस, इकोनॉमिकल एंड लॉन्ग टर्म क्लिनिकल रिजल्ट। अमलगम की एक रेस्टोरेशन ना 10 से 12 साल आराम से चलती है बिना विदाउट एनी कंप्लेन, अगर वहाँ पे आपने मॉइस्चर कंटामिनेशन करा के जिंक में हाइड्रोजन गैस और जिंक ऑक्साइड रिलीज ना करवा दिया हो। अगर कैविटी और अमलगम के बीच की मार्जिनल सील अच्छी ना हो, इन सब केसेस को छोड़कर। एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ अमलगम? अच्छा, ये हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्यों? क्योंकि जो अमलगम की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना वो इनेमल एंड डेंटिन के कंपेरेबल होती है। जो स्ट्रेंथ होती है वो इनेमल और डेंटिन के कंपैरिजन में होती है अमलगम की, इसीलिए हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसका है।
डिसएडवांटेज क्या होता है? इट डज नॉट अडहेयर टू प्रिपेयर्ड कैविटी वाल। अमलगम के लिए अमलगम जो है वो कैविटी वाल में अडहेयर नहीं करता है। हमें बहुत सारे रिटेंशंस एंड रेजिस्टेंस अमलगम के लिए बनाने पड़ते हैं कैविटी में, जैसे कि कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का ख्याल रखना होता है। कहीं कहीं पे तो पेन्स, स्लॉट्स, स्कर्ट्स, बेवल्स ये सब देना होता है, क्योंकि अमलगम खुद से अडहेयर नहीं करता है। इसे ज़रूरत पड़ती है हमें मल्टीपल फैक्टर्स कैविटी में ऐड करने का, सो डैट ये कैविटी में सील रहे, पैक रहे। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है? अनएस्थेटिक होता है। सिल्वर ग्रे कलर का होता है अमलगम। कैविटी प्रिपरेशन हमें बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव करनी होती है। छोटे से कैविटी में हम लोग अमलगम फिल नहीं कर सकते हैं। कोरोजन, जो कि एक अच्छी प्रॉपर्टी भी है, लेकिन टाइम के साथ जो कोरोजन है और टार्निश है ना, वो डिस्कलरेशन, टूथ की डिस्कलरेशन कराएगी। इंसुलेशन अच्छा नहीं है इसका अमलगम का, ये नॉन इंसुलेटिंग होता है। थर्मल सेंसेशन जो हमने पीछे पढ़ा पल्प में, वो थर्मल सेंसेशन पल्प को देता है। और मार्जिनल डिग्रेडेशन हो जाती है इसकी लो कॉपर एलॉयज के केस में, जो हमने पीछे पढ़ा है। गैल्वेनिज्म और ब्रिटल होता है, ये सब हमने पढ़ लिया है। और पीछे एक चीज़ हमने पढ़ा है, वो आप याद रखना, इंडियम और गैलियम वाला। मरकरी को रिप्लेस करके अमलगम में हम लोग गैलियम और इंडियम ऐड करते हैं। एक और टाइप ऑफ अमलगम है, क्या है? फ्लोरिडेटेड अमलगम। फ्लोराइड हैज बीन एडेड इन अमलगम ड्यू टू कॉमनली सीन रिकरेंट केरीज एसोसिएटेड विद अमलगम। अब क्या होता है, अमलगम में बार बार हमें सेकेंडरी केरीज का केस दिख रहा है कॉमनली, तो अब अमलगम में ना फ्लोराइड भी ऐड किया गया है, ताकि वो सेकेंडरी रिकरेंट केरीज जो है वो प्रिवेंट किया जा सके। और क्या होगा फ्लोराइड के एडिशन से अमलगम में? फ्लोरिडेशन होगी, प्लाक में फ्लोराइड कंटेंट बढ़ेंगे और रीमिनरलाइजेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो फ्लोरिडेटेड अमलगम भी है अब हमारे पास, जिससे फ्लोराइड रिलीज होगा और रीमिनरलाइजेशन में हेल्प होगा। तो इसके साथ हमारा अमलगम एज अ रेस्टोरेटिव मटेरियल फिनिश होता है। यहाँ पे कुछ बुलेट पॉइंट्स बचते हैं, जो डेंटिस्ट्री के एग्जाम की बाइबल है ना, उसमें से कुछ बुलेट पॉइंट्स उठाऊंगी मैं, और वो सीधा आपको एज इट इज़ बताऊंगी। आप उसको याद कर लेना, मगअप कर लेना। है तो इन्हीं सब में से, बट क्योंकि आपके बाइबल में है डेंटिस्ट्री के, तो मैं उसके बुलेट पॉइंट्स बनाकर दे दूंगी कल। और साथ में एक MCQ सेशन भी अमलगम का कल ही मैं डाल दूंगी लेक्चर में, जिससे आप अपनी प्रैक्टिस कर लेना। तो ये दो चीज़ कल के लेक्चर में हो जाएंगी, MCQ और बुलेट पॉइंट्स। अभी हमने अमलगम एज अ रेस्टोरेटिव मटेरियल पढ़ लिया, लेकिन अमलगम के केस में कैविटी प्रिपरेशन भी हम लोग करते हैं। तो उस कैविटी प्रिपरेशन में भी कुछ कंसिडरेशन करते होंगे, अमलगम के लिए कैसी कैविटी बनानी है हमें, कंपोजिट के लिए कैसा, GIC के लिए कैसा। तो अमलगम की हम लोग कैविटी प्रिपरेशन पढ़ लेते हैं। तो कैविटी प्रिपरेशन क्लास 1 कैविटी प्रिपरेशन जो होगी ना अमलगम के, वो सेम होगा जो हमने टूथ प्रिपरेशन पढ़ा है, लेकिन क्लास 2 कैविटी प्रिपरेशन है ना, क्योंकि उसमें हम लोग बॉक्स प्रिपरेशन करते हैं प्रॉक्सिमल सरफेस में। और किसी भी कंडीशन में, किसी भी एग्जाम में क्लास 2 कैविटी प्रिपरेशन हर एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक होता है। वाइवा हो, क्लास में आपकी खिंचाई करनी हो, या MCQ वाले कोई भी एग्जाम हो, या फिर एक्सप्लेन वाले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में हो, लेकिन क्लास 2 कैविटी हर जगह बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्लेस होल्ड करता है। तो हम लोग क्लास 1 कैविटी जल्दी से देखेंगे, फिर क्लास 2 कैविटी प्रिपरेशन इन अमलगम देखेंगे, और उसमें भी मेजरली बॉक्स फॉर्मेशन वाला। तो क्लास 1 कैविटी में हम लोग क्या करेंगे, आउटलाइन फॉर्म देंगे बर्ड नंबर 245 से। आउटलाइन फॉर्म किससे होगा? बर्ड नंबर 245 से। डवटेल शेप देंगे मीजियल एंड डिस्टल मार्जिन पे टू प्रोवाइड रिटेंशन एंड रेजिस्टेंट। अमलगम के केस में डवटेल शेप देते हैं मीजियल और डिस्टल मार्जिन पे, क्यों? रिटेंशन एंड रेजिस्टेंस के लिए। रिटेंशन और रेजिस्टेंस आपको पता है, रिटेंशन मतलब और रेजिस्टेंस मतलब टूथ प्रिपरेशन में हमने अच्छे से बताया है। यहाँ पे बता देती हूँ, रेजिस्टेंस का मतलब किसी चीज़ को रेजिस्ट करना। तो अक्लूजल फोर्स को टूथ के रेजिस्ट करने के लिए अमलगम को हम लोग उस हिसाब से रिस्टोर करते हैं। दूसरा रिटेंशन, डिसलॉजमेंट ना हो कैविटी में, अमलगम फिक्स रहे, इससे बचाने के लिए डिसलॉजमेंट के लिए हम लोग रिटेंशन फॉर्म देते हैं। प्राइमरी रेजिस्टेंस फॉर्म में क्या कहते हैं? बॉक्स शेप प्रिपरेशन देते हैं, फ्लैट फ्लोर होता है। बॉक्स शेप प्रिपरेशन विद फ्लैट फ्लोर्स प्राइमरी रेजिस्टेंस में।
ये इंपॉर्टेंट है, केवो सरफेस एंगल या बट जॉइंट जो होगी वो 90 डिग्री की होगी टू प्रिवेंट मार्जिनल ब्रेक। क्यों हम लोग 90 डिग्री क्यों देंगे? मार्जिनल ब्रेकेज, क्योंकि अमलगम बहुत ही ब्रिटल होता है, इसीलिए हम लोग 90 डिग्री देंगे मार्जिनल ब्रेकेज को प्रिवेंट करने के लिए। ऑक्लूजल डेप्थ अमलगम के केस में कितना देते हैं? मिनिमम 1.5 to 2 mm देते हैं, सो डैट एक एडिकेट थिकनेस की अमलगम हम कैविटी में रिस्टोर कर सके। 1.5 to 2 mm की इनिशियल डेप्थ देते हैं, मिनिमम ऑक्लूजल डेप्थ देते हैं। विड्थ ऑफ कैविटी कितनी होनी चाहिए? नॉट मोर देन 1/4 ऑफ द इंटरकस्पल डिस्टेंस। जो इंटरकस्पल डिस्टेंस है हमारा, इंटरकस्पल, देखिए यहाँ पे डवटेल वाली ही कैविटी है मेरी, अगर दिख पाए तो ओके। इंटरकस्पल डिस्टेंस है ना, वो 1/4 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अरे यार, और पल्पल फ्लोर कितना होना चाहिए? 0.2 mm इन डेंटिन। पल्पल फ्लोर जो होगा वो डेंटिन में 0.2 mm तक होगा। एंड ये था हमारा प्राइमरी रेजिस्टेंट। प्राइमरी रिटेंशन में क्या करेंगे? ऑक्लूजल कन्वर्जेंस कितना देते हैं? 2 to 5। ऑक्लूजल कन्वर्जेंस 2 to 5 डिग्री का होगा। ऑक्लूजल कन्वर्जेंस जो होगा कैविटी का वो 2 to 5 डिग्री का होगा। अब क्लास 2 कैविटी प्रिपरेशन। क्लास 2 रेस्टोरेशन रिस्टोर्स डिफेक्ट दैट अफेक्ट वन और बोथ ऑफ द प्रॉक्सिमल सर्फेसेज ऑफ पोस्टीरियर टीथ। हम लोग क्लास 2 कैविटी कब करेंगे? जब एक या दोनों साइड का प्रॉक्सिमल सरफेस जो है वो पोस्टीरियर टीथ का डिफेक्टिव हो, केरियस हो, तो हम लोग क्लास 2 कैविटी प्रिपरेशन या रेस्टोरेशन करेंगे। आउटलाइन फॉर्म के जो सारे प्रिंसिपल्स होंगे, जो वो जैसा हमने क्लास 1 में पिट एंड फिशर्स के लिए किया था वैसे ही करेंगे, एक्सेप्ट जो हमारी एक्सटर्नल आउटलाइन होगी ना, प्रॉक्सिमली एक्सटेंड होती है टुवर्ड्स द डिफेक्टिव सरफेस। क्लास 2 के लिए आउटलाइन फॉर्म सेम देते हैं ऑक्लूजल सरफेस पे, लेकिन प्रॉक्सिमल एक्सटेंशन उस साइड करते हैं जिस साइड कैविटी हो, आइदर मीजियल साइड, डिस्टल साइड या दोनों साइड। इजमस की विड्थ होगी 1/4 ऑफ इंटरकस्पल डिस्टेंस। इसमें ऑक्लूजल कन्वर्जेंस जो होगी फेशियल, लिंगुअल एंड पल्पल वॉल्स की ऑक्लूजल रिटेंशन ऑफ अमलगम के लिए ऑक्लूजल कन्वर्जेंस देंगे फेशियल, लिंगुअल एंड पल्पल वॉल प्रॉक्सिमल वॉल्स पे। ऑक्लूजल कन्वर्जेंस देंगे फेशियल, लिंगुअल एंड प्रॉक्सिमल वॉल्स पे अमलगम के। अब आते हैं बॉक्स शेप के साइड या फिर प्रॉक्सिमल एक्सटेंशन के साइड, जो हमने प्रॉक्सिमली एक्सटेंड करना है कैविटी को प्रॉक्सिमल सरफेस में टूथ के। ये इंपॉर्टेंट है, इसके हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जो प्रॉक्सिमल एक्सटेंशन होगा वो 0.5 to 0.6 mm कट डीप इनटू डेंटिन। डेंटिन में कितना होगा? 0.5 to 0.6 mm डेंटिन में होगा हमारा प्रॉक्सिमल सरफेस का एक्सटेंशन। ये इंपॉर्टेंट है। रिटेंटिव लॉक्स, ये पूछता है क्वेश्चन में, आपको दोनों वॉल के नेम दे देगा अलग अलग और पूछेगा रिटेंटिव लॉक्स कहाँ बनाते हैं हम लोग क्लास 2 कैविटी प्रिपरेशन में। रिटेंटिव लॉक्स आर प्रिपेयर्ड इनटू एक्सियोलिंगुअल एंड एक्सियोफेशियल लाइन एंगल्स। आप इसको इमेज बना लो अब माइंड में अपने कि कहाँ पे करते हैं। एक्सियोलिंगुअल एंड एक्सियोफेशियल लाइन एंगल्स। जो रिटेंटिव लॉक्स होते हैं वो एक्सियोलिंगुअल एंड एक्सियोफेशियल लाइन एंगल्स पे होते हैं। प्रॉक्सिमल कट इज डाइवर्ज्ड जिंजाइवली। आप इमेज बना पा रहे हो? ये जो होगा ना, अगर हमारी कैविटी ऐसे है तो जो जिंजाइवा के साइड होगी डाइवर्ज होगा वो, ठीक है। नीचे हम लोग ब्रॉड बनाएंगे बॉक्स शेप कैविटी में, नीचे जो होगा वो ब्रॉड सरफेस देंगे हम लोग, तो डाइवर्जेंस होती है जिंजाइवली, ठीक है, याद रखना आप, डाइवर्जेंस होता है जिंजाइवली। फॉर गुड रिटेंशन एंड कंजर्वेशन ऑफ मार्जिनल रिज। मार्जिनल रिज की अच्छी रिटेंशन और कंजर्वेशन के लिए हम लोग जो है ऊपर की साइड कट नहीं करते, नीचे पल्पल फ्लोर के साइड हम लोग डाइवर्जेंस दे देते हैं। और क्या करते हैं? मेटल मैट्रिक्स बैंड लगाते हैं हम लोग इंटरडेंटली। क्यों? जो हमारा एडजेसेंट टूथ है वो कैविटी प्रिपरेशन के टाइम डैमेज ना हो जाए, उससे बचाने के लिए। और प्रॉक्सिमल मार्जिन या केवो सरफेस एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होना चाहिए।
ऑन कंप्लीशन ऑफ प्रोक्सिमल बॉक्स शुड कन्वर्ज ऑक्लूजली। ओके, पल्पली नीचे के साथ डाइवर्ज होगा और ऑक्लूजली अपने आप कन्वर्ज हो जाएगा। और जिंजाइवल फ्लोर यहाँ भी फ्लैट होंगे। जिंजाइवल फ्लोर हर जगह हम फ्लैट ही रखते हैं रेस्टोरेशन का, अनड्यू फोर्स और रेस्टोरेशन की ब्रेकेज को बचाने के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कहीं भी बहुत घुमा के आपको पूछ सकता है कैविटी प्रिपरेशन में भी। क्या है, मैंडिबल फर्स्ट प्रीमोलर का केस अगर हो तो, क्योंकि मैंडिबल फर्स्ट प्रीमोलर में हाई फेशियल पल्प हॉर्न होते हैं, तो पल्पल फ्लोर शुड हैव फेशियल इंक्लिनेशन टू अवॉइड एक्सपोजर ऑफ बकल पल्प हॉर्न। आप ये याद रखना, मैंडिबुलर फर्स्ट प्रीमोलर में अमलगम के केस में भी हम लोग एक्सटेंसिव कैविटी प्रिपरेशन नहीं करते हैं। क्यों, या फिर किस टूथ में हम लोग अमलगम के केस में भी एक्सटेंसिव कैविटी प्रिपरेशन नहीं करते हैं? तो मैंडिबुलर फर्स्ट प्रीमोलर में नहीं करते हैं, बकल साइड। और ऐसा क्यों? क्योंकि हाई फेशियल पल्प हॉर्न होते हैं इसमें एनाटॉमिकली, और अगर हमने एक्सटेंसिव कैविटी प्रिपरेशन की तो हमारा क्या होगा, बकल पल्प हॉर्न जो होगा वो एक्सपोज हो जाएगा, तो हमारा रेस्टोरेशन आरसीटी या आईपीसी के केस में चेंज हो जाएगा। इसलिए मैंडिबुलर फर्स्ट प्रीमोलर में अमलगम के केस में एक्सटेंसिव कैविटी प्रिपेयर नहीं करते हैं, बहुत ध्यान से बचा कर करते हैं। क्यों? क्योंकि जो फेशियल पल्प हॉर्न है ना, वो बकली बहुत प्रोमिनेंट होते हैं। ये था हमारा अमलगम हो गया फिनिश। अब जैसे कि मैंने बताया है, थोड़े बुलेट पॉइंट हैं वो बचते हैं, वो मैं कल करवाऊंगी आपको। और उसके साथ साथ एक और है, स्टेप्स ऑफ अमलगम प्रिपरेशन, अमलगम रेस्टोरेशन। ये थोड़ा छोटा सा है, 4-5 लाइन में इसको मैं कंप्लीट करूंगी, स्टेप्स ऑफ अमलगम रेस्टोरेशन को, और बुलेट पॉइंट दूंगी 5-10, और एमसीक्यू। ये तीनों मैं कल के लेक्चर में करके अमलगम सम अप करूंगी, और फिर जीआईसी टच करके फिनिश करेंगे हम लोग। ओके, तो आप इसको रिवाइज करना और कोशिश करना जब एमसीक्यू आए तो मैं एमसीक्यू में आंसर भी बताती ही हूँ, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन पूछूँ ना तो आप आंसर अपने मेंटली या दिमाग में रीजन करना शुरू कर दिया करो कि कौन सा ऑप्शन होगा और जो नहीं होगा वो क्यों होगा। इससे आपके दो चीज़ सॉल्व हो जाएगी। एक तो आपको राइट आंसर्स पता होगा, दूसरा जो बाकी ऑप्शन है उसके एक्सप्लेनेशन भी आपके एक बार को याद हो जाएंगे आपको मेंटली, और वो सबकॉन्शियसली रहेंगे। तो आप ट्राई किया करो एमसीक्यू क्वेश्चन पूछते ही खुद रीजन करने का और आंसर करने का। बाद में मैं आंसर और एक्सप्लेनेशन तो अगले 30 सेकंड के अंदर कर ही देती हूँ। तो सम अप करते हैं अमलगम को। हैव अ गुड स्टडी, हैव अ नाइस प्रिपरेशन, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ हम लोग जीआईसी पढ़ेंगे, उसको समझेंगे और फिर उसका भी एमसीक्यू करेंगे। गुड नाइट, गुड बाय।